पजेरो स्पेनिश में तो ये गाली है, लेकिन मित्सुबिशी के लिए ये तुरुप का इक्का थी। आज की डेट में आपको जर्मन से लेकर ब्रिटिश हर तरह की गाड़ी के अंदर हमारे सेलिब्रिटीज घूमते हुए दिख जाएंगे। लेकिन एक टाइम था जब शाहरुख खान से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक सभी बड़े सेलिब्रिटीज के पास पजेरो हुआ करती थी। एंड इवन पॉलिटिशियंस भी इस गाड़ी के अंदर घूमना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और ये सब भी तब जब ये एसयूवी एक लग्जरी कार थी भी नहीं। तो आखिर ये थी क्या? एक्चुअली में ये वो गाड़ी थी जो लैंड रोवर, जी वैगन और डीएएफ जैसे ट्रक्स तक को दुनिया की सबसे खतरनाक रैली के अंदर कच्चा चबा जाया करती थी, यानी कि डाकार रैली के अंदर। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये गाड़ी कुछ ज़्यादा ही कैपेबल थी, इतनी कि इस गाड़ी ने 26 डाकार रैलीज के अंदर पार्ट लिया और उनमें से 12 रेसेस ये गाड़ी जीत गई थी। और इसीलिए इस गाड़ी का नाम एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है फॉर विनिंग मोस्ट रेसेस इन डाकार रैली। एंड फॉर दिस वेरी रीजन ये उन रेयर गाड़ियों में से एक बन गई जो अपनी रेसिंग ब्लड लाइन की वजह से बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है दुनिया भर के अंदर। और इसीलिए 4 डेकेड के सफ़र के अंदर इस गाड़ी की 3.3 मिलियन यूनिट्स आज तक बिक चुकी हैं, यानी कि 33 लाख। और आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं इस लेजेंडरी व्हीकल की रेसिंग हिस्ट्री को। जानेंगे कि कैसे इसने लैंड रोवर तक की नाक में दम कर दिया था, और ये भी जानेंगे कि फॉर्च्यूनर को अकेले टक्कर देने लायक ये गाड़ी भारत की धरती से गायब कैसे हो गई। यानी कि इस वीडियो के एंड तक आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको एक चीज़ और मिल सकती है, और वो है आपकी आंखों पर स्ट्रेन। क्योंकि जो हमारे डिवाइसेस से ब्लू लाइट्स निकलती हैं ना, ये हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। और इसीलिए मैंने लेंसकार्ट के हसलर ग्लासेस को पहनना चालू कर दिया है फॉर एडिटिंग एंड सिटिंग ऑन माई कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स। क्योंकि क्या है कि ये जो ग्लासेस है ना, ये 90% तक हार्मफुल ब्लू लाइट्स को हमारी आंखों तक पहुंचने से रोकते हैं। ये ग्लासेस पावर और जीरो पावर में भी आते हैं, जैसे मैंने पहना हुआ है जीरो पावर वाला। और ये इतने हल्के होते हैं कि ये पता ही नहीं चलता कि आपने पहने हुए हैं। और लिटरली इस वजह से मैं इन ग्लासेस को गाड़ी चलाते वक्त भी पहन लेता हूँ, और इसलिए भी पहनता हूँ क्योंकि इनके अंदर ग्लेयर नहीं आता है। स्टाइलिंग की बात करें तो इनके अंदर 11 कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये इतने अच्छे दिखते हैं कि इवन लेंसकार्ट के सीईओ एंड को फाउंडर मिस्टर पीयूष बंसल भी इसको खुद पहनते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि लेंसकार्ट की आइकॉनिक सेल्स के चलते इनके ऊपर 60% तक का डिस्काउंट मिल रहा है अभी। और इसीलिए 3000 रुपये के ग्लासेस आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में मिल सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो बाकी ट्रेंडी सनग्लासेस और आईवेयर्स हैं उन पर भी 60% तक का ऑफ मिल रहा है अभी। इसके अलावा बाय टर्बो मीडिया के व्यूअर्स को फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेज भी मिल सकते हैं, जिसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है वहां पर जाकर क्लिक करना है। तो आप भी खरीदिए लेंसकार्ट के हसलर सीरीज के ग्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा आपको। तो यार ये जो पजेरो है ना, इसकी हिस्ट्री इससे चालू होती ही नहीं है, बल्कि ये मित्सुबिशी की एक और लेजेंडरी गाड़ी से चालू होती है, और वो है लेंसर। अनलाइक टुडे जहां पर गाड़ियां माइलेज और फीचर्स के नाम पर बिकती हैं, पहले क्या होता था कि पहले लोग ऐसी गाड़ी चाहते थे जो मैकेनिकली बहुत ज़्यादा साउंड हो, रिलायबल हो और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी देती हो, क्योंकि रिलायबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी बनाना उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था। और अगर आप ऐसा कर पाते थे तो इसको प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता था अपनी गाड़ी के साथ रेस इवेंट्स में पार्ट लेना। और मित्सुबिशी ने भी अपनी लेंसर के साथ यही करा, क्योंकि वो अपनी लेंसर की 3 क्वालिटीज़ को दुनिया के आगे रखना चाहते थे। और वो 3 चीज़ें थी इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और टेक्नोलॉजी, और आई शुड से लैब को। और इन्हीं को प्रूफ करने के लिए मित्सुबिशी ने WRC के अंदर पार्ट लिया। WRC यानी कि वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप। ये एक ऐसा रेसिंग इवेंट है जिसके अंदर आपको अपनी मास प्रोड्यूस कार के रैली वर्जन को रेस में उतारना होता है। और इसीलिए 1973 में मित्सुबिशी ने अपनी लेंसर 1600 GSR को रैली के अंदर उतार दिया, और 1974 के अंदर इनकी गाड़ी रेस जीत भी गई। और इसके अंदर भी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? जो पहली रेस मित्सुबिशी ने लेंसर के साथ जीती थी ना, उसके जो ड्राइवर थे वो एक इंडियन थे, और उनका नाम था जोगिंदर सिंह। और अपनी इस पहली रेस की तरह ही जय सिंह ने आने वाली कई रेसेस के अंदर पार्ट लिया और मित्सुबिशी को लगातार कई टाइटल्स जितवा दिए। और इन्हीं रेसेस के अंदर जीतने की वजह से ये प्रूव हो गया कि मित्सुबिशी गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं, और इसीलिए दुनिया भर के अंदर मित्सुबिशी की इस लेंसर का बहुत ज़्यादा नाम हुआ। और आज की डेट में बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है, आप भी जानते होंगे ज़रूर। और क्योंकि मित्सुबिशी का नाम रेसेस जीतने की वजह से हो रहा था, इसीलिए मित्सुबिशी ने रेसिंग इवेंट्स के अंदर अपनी जीत को एज ए फ्रंट लाइन फॉर डेवलपमेंट मान के चलना चालू कर दिया है। यानी कि वो अपनी गाड़ियों को डेवलप ही इस तरीके से करते थे कि वो रेस के अंदर जीत सके, और उसका असर उनकी मास प्रोड्यूस गाड़ियों के अंदर भी दिखता था। अब क्या था कि जो मित्सुबिशी थी ना, इसके पास सेडान और हैचबैक जैसी गाड़ियाँ तो बहुत थी, लेकिन जो बाकी जापानीज ऑटोमेकर थे वो बाहर की मार्केट्स के अंदर एसयूवीज भी बेच रहे थे, क्योंकि अमेरिका जैसी मार्केट्स के अंदर एसयूवीज का बोलबाला होने लग गया था। और इसीलिए जो टोयोटा थी उसके पास लैंड क्रूजर आ गई थी तब, और निसान के पास पेट्रोल थी, लेकिन मित्सुबिशी के पास ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी। और इसीलिए मित्सुबिशी ने एसयूवी लॉन्च करने का फैसला किया, जिसको उन्होंने नाम दिया पजेरो। बट मित्सुबिशी बीइंग मित्सुबिशी, ये एसयूवी कोई आम एसयूवी तो हो नहीं सकती थी, इसके अंदर भी मित्सुबिशी का डीएनए होना चाहिए था। यानी कि एक ऐसी ओवर इंजीनियर्ड गाड़ी होनी चाहिए थी जो कि हर एक मार को झेल सके, बहुत ही ज़्यादा तेज चलाए जाने के बावजूद भी, जस्ट लाइक लेंसर।
लेकिन अनलाइक लेंसर, पजेरो को WRC के अंदर दौड़ाया नहीं जा सकता था, क्योंकि ये जो रेस थी ये स्प्रिंट रैली थी, यानी कि इसके अंदर जो गाड़ी तेज दौड़ती थी और जो कम से कम वक्त के अंदर रैली को पूरा करती थी वही जीतती थी। और एक SUV का इस तरीके की रेस के अंदर क्या ही काम होगा, और इसीलिए इसके अंदर SUV पार्ट लेती भी नहीं थी। एंड फॉर दैट फाइव रीजन मित्सुबिशी ने इससे भी कई गुना ज़्यादा मुश्किल रेस के अंदर पार्ट लेने का डिसीजन लिया, यानी कि डाकार रैली के अंदर, क्योंकि अगर वो इस रेस को जीतते ना तो उनका इतना नाम होता जितना किसी भी ब्रांड का नहीं हुआ था। क्योंकि डाकार रैली कोई आम रैली नहीं है, बल्कि ये एक एंड्योरेंस रेस है, और यहाँ पर गाड़ी और ड्राइवर दोनों का ही बहुत ही कड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि उस टाइम पर ये रेस पेरिस से चालू होकर सेनेगल की राजधानी डाकार तक आती थी, और ये जो टोटल डिस्टेंस बनता था ना, ये बनता था 10,000 किलोमीटर तक का। और इसके अंदर भी आपको हर तरीके की टेरेन्स मिलती थी, चाहे फिर वो पहाड़ी रास्ते हों या फिर वो रेगिस्तान हो, ज़्यादातर रेगिस्तानी मिलते थे, लेकिन आपको कहीं पर भी रोड नहीं मिलता था नॉर्मल वाला। और क्योंकि ये रैली इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, इसके अंदर दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा कैपेबल मशीन्स और ह्यूमंस पार्ट लिया करते थे, और तब भी आधी से भी कम गाड़ियाँ सही सलामत फिनिश लाइन तक पहुँच पाती थी। जैसे कि डाकार रैली की इनॉग्रल रेस में हुआ, जब 182 अलग अलग तरीके की गाड़ियों ने पार्ट लिया, जैसे कि ट्रक्स ने, बाइक्स ने और कार्स ने, लेकिन इन गाड़ियों के अंदर से सिर्फ 74 गाड़ियां ही सर्वाइव कर पाईं और एंड तक पहुंच पाईं। बाकी गाड़ियां या तो खराब हो गई, या जल गई, या फंस गई कहीं ना कहीं पर। अब इस रेसिंग इवेंट के बारे में सुनकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो गाड़ी इस रैली को जीतती उसका कितना ज़्यादा नाम होता, और इसी नाम को कमाने के लिए मित्सुबिशी ने 1983 में अपनी रैली फोकस पजेरो को यहाँ पर उतार दिया। और कमाल की बात यह है, इन्होंने इसको लगातार जीतना भी चालू कर दिया। पजेरो ने अपने करियर के अंदर लगभग 26 रेसेस के अंदर पार्ट लिया, और उनके अंदर से ये गाड़ी लगभग 12 रेसेस जीत गई, और इसीलिए इस गाड़ी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी आया, जहां पर इस गाड़ी को टाइटल मिला फॉर मोस्ट डाकार रैली विंस बाय ए मैन्युफैक्चरर का। और इससे भी ज़्यादा कमाल की बात पता है क्या है? ये गाड़ी लगातार 2001 से लेकर 7 तक 7 रैलीज एक साथ जीती थी। अमेजिंग इजंट इट? और इन्हीं विक्ट्रीज के चलते ये जैकी चैन की मूवी हु एम आई के अंदर भी फीचर हुई थी। शायद आप लोगों को भी याद होगा ये वाला सीन। अब जो पजेरो के अंदर सबसे अच्छी बात थी ना, वो ये थी कि ये गाड़ी अपने रैली वाले वर्जन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, मतलब जो रोड वर्जन है उसकी बात कर रहा हूँ। और इसी चलते इस गाड़ी ने अपने कंपेटिटर्स की हवा टाइट कर दी थी। और जब मैं कुछ पुराने आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो मुझे ये पता लगा कि कुछ ऑटो एंथुजियास्ट का मानना ये है कि ये जो पजेरो है इसने यूरोप के अंदर लैंड रोवर को पानी पिला दिया था। इनफैक्ट कुछ एंथुजियास्ट का मानना तो ये है कि ये जो लैंड रोवर की डिस्कवरी थी ना, ये पजेरो से इंस्पिरेशन लेकर बनाई गई थी, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां पहले 3 डोर के अंदर आती थी, बाद में 5 डोर में कन्वर्ट हुई थी। दोनों ही गाड़ियों के अंदर 4 सिलेंडर इंजन आते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते थे, और दोनों ही गाड़ियों के अंदर टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिला करते थे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये टर्बोचार्ज डीजल इंजन पहले आया था मित्सुबिशी की पजेरो के अंदर। और एक आर्टिकल का कहना तो ये भी था कि ये जो पजेरो थी ना, इसी की वजह से लैंड रोवर को सक्सेस मिली थी। अब ये तो इस आर्टिकल का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग उस एरा में जी रहे थे वही लोग इसको ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन ये बात काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय भी है, क्योंकि ये गाड़ी ना उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, क्योंकि 80s के अंदर पजेरो के अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते थे। इसमें 2 स्पीड पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था, और उस टाइम पर इसकी सीट तक के अंदर सस्पेंशन मिलते थे, जो कि रफ टेरेन्स के अंदर ड्राइवर्स को कंफर्टेबली गाड़ी चलाने में मदद करते थे। इसके अंदर उस टाइम पर एक 3 लीटर का V6 इंजन मिलता था, जो कि 141 हॉर्स पावर जनरेट करता था। और 80s के दशक के अंदर इस गाड़ी में टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता था, जो कि एक 4 व्हील ड्राइव SUV के अंदर मिलना बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सी बात थी, क्योंकि उस टाइम पर टर्बो जो होते थे ना, वो ज़्यादातर परफॉर्मेंस गाड़ियों के अंदर ही मिलते थे, और उन्हीं के साथ इनको रिलेट किया जाता था। और ऐसे ही कई और फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इस कार को ड्राइविंग एंथुजियास्ट के हॉल ऑफ फेम के अंदर जगह मिल गई। एंड ईयर आफ्टर ईयर इस गाड़ी के अंदर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होते चले गए, और इस गाड़ी की नई नई जनरेशन्स भी आती चली गई। लेकिन जो गाड़ी इंडिया के अंदर लॉन्च हुई थी वो थी सेकंड जनरेशन पजेरो। ये जो सेकंड जनरेशन थी ये इंडिया के अंदर लगातार 2012 तक बिकती रही, और उसके बाद इंडिया के अंदर मॉन्टेरो को लॉन्च करा गया, जो कि कुछ और नहीं बल्कि थर्ड जनरेशन थी मित्सुबिशी पजेरो का। और फिर सबसे बाद में आई मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स, और उसके बाद मित्सुबिशी यहाँ से चली गई। एक्चुअली मित्सुबिशी के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न था अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए अपनी कार्स पर लोन्स देना, वो भी ऐसे बायर्स को जो कि क्रेडिट रिस्की थे। लेकिन सेल्स को बढ़ाने के डेस्पिरेशन में वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। लेकिन क्रेडिट रिस्की बायर्स को लोन देने का मतलब अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना था, और वैसा हुआ भी। लेकिन उनके फेलियर का ये अकेला रीज़न नहीं था। एक्चुअली 2016 में मित्सुबिशी पर माइलेज फ्रॉड का आरोप लगा था वर्ल्ड वाइड, और इसकी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो मित्सुबिशी है ये डेस्कटॉप कैलकुलेशन करके गलत माइलेज लोगों को बता रही है। और क्योंकि ये पकड़े गए थे इसीलिए इनको उसी फाइनेंशियल ईयर में 50 बिलियन येन या फिर उस टाइम के 480 मिलियन डॉलर्स का कॉम्पनसेशन देना पड़ा अपने बायर्स को। और यहाँ पर उनको बेल आउट करने के लिए आए निसान, जिन्होंने $2 बिलियन देकर मित्सुबिशी को बेल आउट करवा दिया।
और इन्हीं सब चक्करों में मित्सुबिशी इंडिया पर ध्यान ही नहीं दे पाई, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी मार्केट वैसे भी नहीं रह गई थी मित्सुबिशी की, क्योंकि यहाँ पर मारुति और हुंडई जैसे ब्रांड्स आ गए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ियाँ बेच रहे थे इंडिया के अंदर, और मित्सुबिशी के पास कोई खास प्रोडक्ट थे भी नहीं ऐसे जो इंडिया के अंदर वो बेच सकते। इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं और अपने पैर खींच लिए। अब अगर आप एंड तक रुके हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपका मित्सुबिशी के पजेरो के बारे में क्या कहना है, क्या आपके किसी रिलेटिव के पास या किसी नोन के पास ये गाड़ी थी कि नहीं थी, और आपको कैसी लगती थी ये गाड़ी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। और जाते जाते पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर चेकआउट करिए हसलर सीरीज से ग्लासेस खरीदने के लिए। थैंक यू।